मोदी सरकार को आखिर 362 सांसदों की जरूरत क्यों आ पड़ी है? विपक्ष के सांसदों को तोड़ने की इतनी बेचैनी क्यों देखी जा रही है? आखिर अगले महीने जुलाई में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसके लिए बीजेपी ऐसी एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही है? दरअसल इस वक्त देश की पूरी राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पहले ममता की पार्टी टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत करके अचानक गुमनाम सी पार्टी एनसीपीआई में विलय कर लिया। अब शिवसेना उद्धव गुट के 9 में से 6 लोकसभा सांसदों ने भी बगावत कर दी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने भी बगावत कर दी थी। उधर अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में भी टूट की खबरों ने बड़ी हलचल बढ़ाई हुई है। इस सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि विपक्षी दलों के इन सभी बागी सांसदों का ठिकाना बीजेपी या एनडीए बन रहा है। तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अचानक विपक्षी दलों के सांसदों के इस बड़े पलायन के पीछे असली खेल क्या है? विपक्षी सांसदों को तोड़कर मोदी सरकार अगले महीने जुलाई में क्या बड़ा खेल करने जा रही है? इस पूरे खेल को समझने के लिए 5 सवालों के जवाब आपके सामने रखते हैं, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी सरकार अगले महीने क्या बड़ा खेल करने की तैयारी में है। पहला सवाल खड़ा होता है कि मोदी सरकार को लोकसभा में 2/3 यानी 362 सांसदों की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? दरअसल 16 से 18 अप्रैल के बीच मोदी सरकार लोकसभा में 3 बड़े बिल लेकर आई थी। मोदी सरकार का कहना था कि 2029 तक महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए इन तीनों बिल का ही पास होना जरूरी है। इसमें से अहम था संविधान संशोधन बिल, जिसमें लोकसभा की ज्यादातर सीटों की संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने और संविधान के आर्टिकल 81 और 82 में बदलाव करने का प्रस्ताव था। लेकिन मसला ये खड़ा है कि संविधान में बदलाव करना इतना आसान नहीं होता है। किसी भी संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए होता है, यानी वोटिंग के समय आधे से ज्यादा सांसद सदन में मौजूद हो और मौजूदा सांसदों में से कम 2/3 सांसद बिल के पक्ष में हो। आसान भाषा में समझे कि अगर लोकसभा के सभी 543 सांसद मौजूद हो तो बिल पास कराने के लिए कम से कम 362 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। अप्रैल में जब इस बिल पर वोटिंग हुई थी तब लोकसभा में 528 सांसद मौजूद थे। ऐसे में बिल पास कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। लेकिन जो नतीजा सामने आया उसने मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया था। बिल के पक्ष में सिर्फ 298 वोट ही पड़े थे, जबकि विरोध में 230 वोट पड़े थे। यानी संविधान 131वां संशोधन बिल 54 वोटों से गिर गया था। बिल गिरने के बाद पीएम मोदी ने बड़ी बात भी कही थी। वो बोले थे कि हमारे पास पर्याप्त संख्या नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए हैं। भविष्य में हमें और अवसर मिलेंगे। बस यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अब जिस तरह देश की राजनीति में विपक्षी सांसदों की टूट से हलचल मची हुई है, तो ये साफ माना जा रहा है कि लोकसभा सीटें बढ़ाने वाला परिसीमन यानी डिलिमिटेशन बिल होने वाले मॉनसून सत्र में दोबारा लाया जाना लगभग तय है। और इसी वजह से मोदी सरकार अपने समर्थन का आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश में जुट गई है। इस दावे को एनडीए की सहयोगी पार्टी टीडीपी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बयान से भी बल मिल गया है। नायडू ने खुद बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही परिसीमन बिल फिर से ला सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन साथ साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि राजनीति में महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी है और ये उसका पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन मामला सिर्फ परिसीमन तक सीमित नहीं है। सरकार का एक और बड़ा मकसद है वन नेशन वन इलेक्शन। अब इस बिल को पास कराने के लिए भी संविधान में बड़े बदलाव करने होंगे। इसके लिए आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना पड़ेगा,
जो लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल उन्हें भंग करने और राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान तय करते हैं। और चूंकि ये भी संविधान संशोधन का मामला है, इसीलिए इसे पास कराने के लिए भी संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत है। दरअसल अभी देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, जबकि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। केंद्र सरकार ये बिल दिसंबर 2024 में संसद में लेकर आई थी, लेकिन बाद में इसे जांच और चर्चा के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया। वहीं अभी ये भी माना जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला मोदी सरकार का दांव अभी दूर है, लेकिन फिलहाल बीजेपी का सबसे बड़ा और मौजूदा मकसद परिसीमन बिल को ही पास कराना देखा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि आज संसद के अंदर संख्या जुटाने की ये पूरी राजनीतिक कवायद इतनी तेज दिखाई दे रही है। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर कि परिसीमन बिल पास हो गया तो क्या बदलेगा। तो परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें बढ़ जाएंगी। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक लोकसभा की सीटें 550 से बढ़ाकर 850 की जा सकती है। सरकार का कहना है कि सीटें सभी राज्यों में बढ़ेगी, लेकिन असली विवाद इस बात को लेकर है कि सीटें किस आधार पर बढ़ेंगी। संविधान के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक सीटों का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात में होता है, यानी जिन राज्यों की आबादी ज्यादा है उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी और जिनकी आबादी कम है उन्हें कम सीटें मिलेंगी। यही वजह है कि दक्षिण भारत के कई राज्यों, खासकर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश को ये डर है कि परिसीमन के बाद संसद में उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है, क्योंकि उनकी आबादी हिंदी बेल्ट के राज्यों के मुकाबले कम है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों को सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है। ये वही राज्य हैं जहां बीजेपी का मजबूत राजनीतिक आधार माना जाता है। यही वजह है कि परिसीमन सिर्फ सीटें बढ़ाने का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की राजनीतिक ताकत के नए बंटवारे की लड़ाई भी माना जा रहा है। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर कि क्या परिसीमन से बीजेपी को चुनावी फायदा हो सकता है। तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि परिसीमन के बाद बीजेपी को अच्छे और खराब दोनों हालात में फायदा मिल सकता है, क्योंकि अगर बीजेपी 2029 जैसा प्रदर्शन दोहराती है तो बढ़ी हुई सीटों के बाद हिंदी बेल्ट के राज्यों से ही उसे बहुमत का बड़ा हिस्सा मिल सकता है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी अच्छा प्रदर्शन रहा तो बीजेपी आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। और यही नहीं, अगर बीजेपी 2024 जैसा कमजोर प्रदर्शन दोहराती है तब भी परिसीमन के बाद बढ़ी हुई सीटों का सबसे बड़ा फायदा हिंदी भाषी राज्यों को मिलेगा। ऐसे में बीजेपी को सिर्फ इन राज्यों से ही बहुमत के लिए जरूरी सीटों का लगभग आधा हिस्सा मिल सकता है। यानी कि परिसीमन के बाद राजनीतिक ताकत का संतुलन बदल जाएगा और बीजेपी को चुनावी बढ़त आसानी से मिल सकती है। ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार बड़ी चालाकी से पूरी राजनीति में बड़ा उलटफेर करके अपनी ताकत बढ़ाना चाह रही है। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर कि अभी संसद के दोनों सदनों में मोदी सरकार की ताकत कितनी है। दरअसल 2024 चुनाव के बाद लोकसभा में एनडीए के पास 292 सांसद थे, लेकिन हाल की राजनीतिक उठापटक के बाद ये संख्या लगातार बढ़ रही है। 14 जून को टीएमसी के 20 सांसद एनडीए समर्थित पार्टी में शामिल हो गए, जिससे एनडीए का आंकड़ा 312 पहुंच गया। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद भी शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं तो ये संख्या बढ़कर 318 हो जाएगी। वहीं राज्यसभा में एनडीए के पास पहले 138 सांसद थे,
आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में आने से और हालिया राज्यसभा चुनावों के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 145 हो गया है। इसके अलावा टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे के बाद अगर बीजेपी ये सीटें जीत लेती है तो राज्यसभा में एनडीए की संख्या 154 तक पहुंच सकती है। यानी मोदी सरकार दोनों सदनों में अपना संख्या बल लगातार बढ़ाने की कोशिश में जुट गई है। और अब आते हैं आखिरी सवाल पर कि 2/3 बहुमत से मोदी सरकार अभी कितनी दूर है और बाकी सांसद कहां से लाने की जद्दोजहद कर रही है। तो फिलहाल एनडीए लोकसभा में 2/3 बहुमत से 44 सीट और राज्यसभा में 10 सीट दूर है। लोकसभा में बीजेपी की नजर अब मुख्य रूप से डीएमके और जेएमएम पर है। डीएमके के 22 और जेएमएम के 3 सांसद हैं। अगर ये सांसद सरकार का समर्थन करते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 343 तक पहुंच सकता है। इसके बाद भी सरकार को कुछ और समर्थन की जरूरत होगी। साथ ही अगर वोटिंग के दौरान विपक्ष के कुछ सांसद अनुपस्थित रहते हैं तो 2/3 का आंकड़ा भी नीचे जा सकता है, जिससे मोदी सरकार का काम आसान हो जाएगा। वहीं राज्यसभा में बीजेपी की उम्मीद वाईएसआर, कांग्रेस और बीजेडी जैसी पार्टियों से है। वाईएसआर कांग्रेस के 4 और बीजेडी के 5 सांसद हैं। इनके समर्थन से सरकार 2/3 बहुमत के और करीब पहुंच सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि परिसीमन बिल पास कराने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब तमिलनाडु, बिहार और उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों पर उसकी नजर मानी जा रही है। जानकारों का मानना है कि अभी बीजेपी का सबसे बड़ा लक्ष्य परिसीमन है। साथ ही बीजेपी लंबे समय से क्षेत्रीय दलों को कमजोर करना चाहती है, क्योंकि 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को चुनावी मुकाबले के लिए इन्हीं क्षेत्रीय दलों के सहारे की जरूरत पड़ सकती है।